हेलो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को इस्केमिक स्ट्रोक है यानी ब्रेन में ब्लड का क्लॉटिंग हुआ है और वहाँ पे सडनली ब्लीडिंग होना चालू हो जाए यानी हेमोरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, तो मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। इन दोनों में मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट इश्यूज़ क्या आते हैं, आज उस पर बात करेंगे। इस प्रोसेस को हेमोरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं। यानी पेशेंट को इनिशियली था तो क्लॉटिंग वाला स्ट्रोक, सडनली उसमें ब्लीडिंग चालू हो गई। अब पेशेंट का पता कैसे चलेगा कि उसको ये प्रॉब्लम हुई है और क्या करना पड़ेगा, आज इस एस्पेक्ट पर डिस्कशन करेंगे। इस पर एक सेपरेट वीडियो में हमने ओवरव्यू किया था, आज सिर्फ मैनेजमेंट पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और जब कभी पेशेंट अगर क्लॉटिंग वाला स्ट्रोक लेके जाता है और अगर ब्लीडिंग हो जाती है तो रिलेटिव्स को, पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को अक्सर मैनेजमेंट कुछ समझ नहीं आता इसमें करना क्या है, कैसे मैनेज करें। क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स में दोनों ही प्रॉब्लम्स होती हैं, क्लॉटिंग भी था, ब्लीडिंग भी था। खून गाढ़ा करें कि पतला करें, बीपी को कम करें कि बढ़ाएं, सर्जरी करें या ना करें, वो सारे बड़े इश्यूज आते हैं। आज उन सब चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे ताकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्किप करके इसे मत देखिएगा। सबसे पहले इस पेशेंट को समझे कैसे कि इसको प्रॉब्लम हो रही है। अब हर व्यक्ति का तो आप बार बार स्कैन नहीं कर सकते। यदि किसी व्यक्ति को पहले अगर लकवा आया है, एक हाथ एक पाँव अगर कमज़ोर हो गए, सडनली पेशेंट डिटोरिएट करने लगता है, यानी पहले पेशेंट का स्टेटस कुछ था, सडनली पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है या पेशेंट को हर्निएशन के फीचर्स आ रहे हैं, पेशेंट बात नहीं कर पा रहा है, वेंटिलेटर की ज़रूरत हो रही है, गैस्पिंग में जा रहा है, तो इसका मतलब कुछ ब्रेन में प्रेशर्स बढ़ा है। ब्रेन में प्रेशर बढ़ने के दो कारण हो सकते हैं, या तो ब्रेन के एग्जिस्टिंग एरिया जहाँ पे लकवा है वहाँ पे सूजन की वजह से प्रेशर बढ़ गया है, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको सूजन कम करने वाले इंजेक्शन जैसे मैनिटॉल, ग्लिसरॉल, ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी, पेशाब बढ़ाने वाले इंजेक्शन देने पड़ेंगे, ब्रेन का प्रेशर या बीपी कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर ब्लीडिंग भी हुई है तो भी लगभग वैसा ही होगा, क्योंकि ब्लीडिंग की वजह से भी प्रेशर बढ़ सकता है। वहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस में फ्लूइड के बदले, पानी के बदले ब्लड भर गया है। तो ब्लीडिंग वाले पेशेंट में आपको सिर्फ सूजन बढ़ाने वाली दवाओं से फ़ायदा नहीं मिलेगा। हालांकि सूजन बढ़ाने वाली मैनिटॉल, ग्लिसरॉल, लासिक सब उसमें भी लगेगा, बीपी उसमें भी कम करना पड़ेगा, पर साथ में जो एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हुई है उसको निकालने के लिए शायद सर्जरी करना पड़े, या उसको निकालने के लिए आपको खून गाढ़ा करने के वाले इंजेक्शन देना पड़े ताकि और ब्लीडिंग ना हो। तो ये डिफ्रेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉरल ऑफ द स्टोरीज़ की, अगर पेशेंट को डिटोरिएशन हो रहा है, पहले स्टेबल था लकवा वाला पेशेंट और 2 से 3 दिन के बाद सडन डिटोरिएशन हो रहा है, तो वैसे पेशेंट में आपको रिपीट स्कैनिंग करके देखना पड़ेगा और ये डिफ्रेंशिएशन करने में मदद करेगा। क्लिनिकली आप सिर्फ ये पता कर सकते हो कि हाँ पेशेंट डिटोरिएट हो रहा है और पेशेंट की कंडीशन बिगड़ रही है, वो अनकॉन्शियस हो रहा है, तो वैसे आदमी को स्कैनिंग करवा सकते हैं। और जब स्कैनिंग करेंगे तो कंफर्म होगा कि वहाँ पे हेमोरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या सिर्फ स्ट्रोक से रिलेटेड इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर हुआ है, यानी सिर्फ स्ट्रोक से रिलेटेड पेशेंट का ब्रेन का प्रेशर बढ़ गया है। मैनेजमेंट में अगला इंपॉर्टेंट इशू आता है ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट का। यदि किसी पेशेंट को ब्रेन में इडीमा है तो वहाँ ब्लड प्रेशर को आपको मैनेज करना थोड़ा ज़रूरी होता है, कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा अगर कम कर देते हैं तो ब्रेन का परफ्यूजन प्रेशर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, जिसकी वजह से लकवा बिगड़ भी सकता है। हालांकि बहुत हाई बीपी है तो आपको कम करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर 200-210 है तो आपको उसको कम करके 140-150 के आसपास लाना पड़ेगा, पर आपको उसको सीधा 100 के नीचे ले आएंगे वैसा नहीं करिए, नहीं तो ब्रेन में ब्लड आना ही बंद हो जाएगा। ब्रेन में परफ्यूजन प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो प्रेशर होता है और बाहर की जो प्रेशर है वो अगर डिफरेंस मेंटेन नहीं होगा तो बाहर से ब्लड नहीं आ पाएगा, और बाहर से जब ब्लड नहीं आएगा तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज का सप्लाई टिश्यूज़ को बंद हो जाएगा और टिश्यू और बिगड़ने लगेंगे। तो वैसे केसेस में आपको परफ्यूजन प्रेशर भी मेंटेन करना पड़ता है, यानी बीपी कम तो करना है लेकिन बहुत अग्रेसिवली कम नहीं करना है। आपको प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा लगभग 150 के आसपास, ताकि परफ्यूजन मेंटेन रहे। आप डॉक्टर पर या डॉक्टर खुद से बहुत ज़्यादा इस तरह का अगर गलत डिसीजन ले लेता है और बीपी को 100 के नीचे लाने की कोशिश करता है, क्योंकि ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई बीपी की वजह से और 200 बीपी हो गया, तो आप उसको घटा के अगर 100 पे ले आते हो तो पेशेंट की कंडीशन उल्टा बिगड़ जाएगी और उसका लकवा बिगड़ जाएगा और मृत्यु का दर बढ़ जाएगा। आपको कम ज़रूर करना है लेकिन सीमित लेवल पे कम करना है, धीरे धीरे कम करना है, 12 से 24 घंटे में कम करना है। आपको ऐसा नहीं करना कि 2 ml वाले इंजेक्शन को 10 ml में एंटीजी दे दिया और बीपी 200 से सीधा 100 पे ले आए आधे घंटे में, तो वैसे में पेशेंट का मृत्यु दर बढ़ जाएगा, कंडीशन बिगड़ जाएगी। इसके अलावा पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल डिटोरिएशन जो हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग आपको करनी पड़ेगी। पेशेंट की कंडीशन बिगड़ रही है तो कितनी बिगड़ रही है, वेंटिलेटर की ज़रूरत है या नहीं, पेशेंट अनकॉन्शियस तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ों को आपको असेस करता रहना पड़ेगा और जैसा कंडीशन हो उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। कोई अगर सर्जरी वगैरह की ज़रूरत है तो उसको करना पड़ेगा, जैसे ब्रेन में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हेमाटोमा को निकालने के लिए आपको ऑपरेशन करने पड़ेंगे। इसके अलावा पेशेंट की अगर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन डिटोरिएट हो रही है और श्वास लेने में तकलीफ हो रही है तो वेंटिलेट करना पड़ सकता है। प्रेशर्स अगर बढ़ रहे हैं तो प्रेशर की दवा आपको देनी पड़ेगी।
इसके अलावा अगर पेशेंट को कोई अगर एस्पिरेशन वगैरह हो रहा है या स्ट्रोक की वजह से श्वास की नली में कुछ कीटाणु चले गए तो उसका अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जो खून पतला करने की दवा पहले दे रहे थे उसको बंद करना पड़ेगा। लकवे के बाद क्या होता है, हम खून पतला करने की दवा हाई डोज में देते हैं ताकि क्लॉट डिजोल्व हो। कई बार थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी भी देते हैं, इसकी वजह से ब्लीडिंग होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये दवाइयाँ हमें टाइम बिंग बंद करनी पड़ती है ताकि जब तक ब्रेन का जो ब्लड है अब्जॉर्ब ना हो जाए तब तक हमें वेट एंड वॉच करना पड़ता है। ये ब्लड को अब्जॉर्ब होने में कई बार कई दिनों का टाइम भी लग सकता है, तो तब तक हमें खून पतला करने की दवा बंद रखनी पड़ती है। फिर रिपीट स्कैनिंग करना पड़ता है ये देखने के लिए कि वापस तो ब्लीडिंग नहीं हो रही है। अगर ब्लीडिंग रुक जाती है तो फिर हम धीरे धीरे करके खून पतला करने का दवा चालू करते हैं। अब खून पतला करने का दवा नहीं देंगे तो दोबारा लकवे का चांस है, दिया तो ब्लीडिंग का चांस है। तो इसमें बहुत बुरी तरह सिचुएशन फंस जाती है और दवाइयाँ जो देनी पड़ती है बहुत सोच समझ के देनी पड़ती है। उसके बाद भी प्रॉब्लम होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि किस व्यक्ति को कौन सी दवा से फ़ायदा होगा या नुकसान पहले से करना बड़ा मुश्किल है। तो मान लीजिए आपने खून पतला करने की दवा दी, ब्लीडिंग चालू हो गया तो दिक्कत, और नहीं दी फिर से क्लॉट हो गया तो दिक्कत। तो इसलिए थोड़ा सा दोधारी तलवार जैसा है कि आप दोनों तरफ फंसते हो, एक तरफ कुआं एक तरफ खाइए, दिए तो फंसे नहीं दिए तो फंसे, वैसा वाला सिचुएशन है। तो उसको बहुत सोच समझ के धीरे धीरे दवा को बढ़ाना पड़ता है और रिपीट स्कैनिंग्स बार बार करना पड़ता है। दोबारा से ब्लीडिंग ना हो इसलिए आपको खून पतला करने की दवा बंद करना पड़ता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना पड़ता है, और अगर कोई और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है उसको कंट्रोल करना पड़ता है। दोबारा से क्लॉटिंग ना हो इसके लिए आपको थोड़े दिन के बाद खून पतला करने के इंजेक्शन या दवा चालू करने पड़ते हैं। इसीलिए ज़्यादातर टैबलेट्स ही चालू करते हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि अंदाजित 15-20 दिनों के बाद रिपीट स्कैनिंग करके आप पेशेंट को असेस करते हो और साथ में आप पेशेंट की दवाइयाँ चालू करते हो। बाकी साइड बाय साइड जो सपोर्टिव केयर है, जैसे पेशेंट का ऑक्सीजनेशन है, वेंटिलेशन है, उसके खाने पीने का ध्यान रखना है, उसका बेड सोर्स वगैरह नहीं हो वो सारे ध्यान रखना है, किडनी फेलियर वगैरह नहीं हो, इन्फेक्शन नहीं हो, एस्पिरेशन ना हो, बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वगैरह मेंटेन रहे, खाना पीना बॉडी में जाता रहे, ये सारी चीज़ों का जो हर लकवे के पेशेंट में ध्यान रखना होता है वो आपको इसमें भी रखना पड़ेगा। लकवे के पेशेंट में ये सारी चीज़ों में मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ये ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियोस में डिस्कस किया है, इनको ज़रूर चेकआउट करें। लॉन्ग टर्म केयर में अगर हम बात करें तो इस तरह के पेशेंट्स में अगर एक बार ब्लीडिंग हुई थी वो अब्जॉर्ब हो गया तो फिर दिक्कत नहीं आती है। धीरे धीरे करके आप खून पतला करने की दवा देते हैं और फिर बाद में आप उसका डोज थोड़ा बढ़ा सकते हैं। हालांकि रेगुलर पेशेंट जिसको सिर्फ क्लॉटिंग का प्रॉब्लम है वहाँ पर आप ज़्यादा अग्रेसिव जाके दवाइयाँ दे सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्लो जाना पड़ता है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट में थोड़ा सा बार बार प्रॉब्लम्स आने का चांस या वापस से ब्लीडिंग होने का चांस या फिर से लकवा होने का चांस दोनों ही ज़्यादा रहता है। तो इस तरह के पेशेंट में लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट थोड़ा तो डिफिकल्ट होता है, पर एक बार सिचुएशन अगर ठीक हो गई तो फिर मोस्टली दिक्कत नहीं आती, बशर्ते आप लाइफस्टाइल का प्रॉपर ध्यान रखें, बशर्ते आप सारे रिस्क फैक्टर्स का प्रॉपर ध्यान रखें, दवा रेगुलर पेशेंट लेता रहे, रेगुलर फॉलोअप करता रहे, कोमॉर्बिड कंडीशंस का ध्यान देता रहे और थोड़ा सा विजिलेंस डॉक्टर अच्छे से मेंटेन करे तो दिक्कत मोस्टली नहीं आती। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये एक बहुत डिफिकल्ट इशू हो जाता है जब किसी व्यक्ति को ब्लीडिंग और क्लॉटिंग दोनों एक साथ अगर ब्रेन में हो जाए, मैनेजमेंट करना इसका थोड़ा मुश्किल होता है। आज के टॉपिक में हमने इसे बात करी कि यदि किसी व्यक्ति को ब्रेन के क्लॉट में हीमोरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए यानी क्लॉटिंग वाले पोर्शन में ब्लीडिंग हो जाए तो क्या करना होता है, अलग अलग तरह के लकवे कौन से टाइप्स के होते हैं और ब्लीडिंग और क्लॉटिंग वाले लकवे क्या फ़र्क होता है, ये ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियोज़ में डिस्कस किया है, उन्हें ज़रूर चेकआउट करें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा दिन। थैंक यू।